बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हमारा लास्ट लेक्चर 45 है। दोस्तों लेक्चर 45 के अंदर जो चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर 43, 44 के अंदर या 42 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, उनको हम लेक्चर 45 में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो दोबारा से रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे पहला कंसेप्ट है लॉकिंग आइडिया। दोस्तों ये लॉकिंग आइडिया हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर 43 और 44 के अंदर आगे पढ़ के आ चुके हैं कि लॉकिंग आइडिया मैंने आपको बताया था ना, ये होता है कि जब आपने कंकरेंसी कंट्रोल करनी हो तो उसके अंदर आप एक लॉकिंग आइडिया का कंसेप्ट यूज़ करते हो, जिसमें आपकी जो भी ट्रांजैक्शन जो है जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहती है उस ऑब्जेक्ट को लॉक कर देती है, ताकि कोई और ट्रांजैक्शन अब उस ऑब्जेक्ट को जो है वो यूज़ ना कर सके। तो इसको बड़ी डिटेल से हमने इस कंसेप्ट को जो है प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। नेक्स्ट आता है डेड लॉक। दोस्तों ये डेड लॉक भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 43 के अंदर कंप्लीट करवाया था कि डेड लॉक क्या होती है, डेड लॉक कैसे अक्कर होती है और डेड लॉक को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेड लॉक को हैंडल करने के दो हमने तरीके पढ़े थे, एक डेड लॉक प्रिवेंशन पढ़ा था और एक डेड लॉक डिटेक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पे उन्हीं दो तरीकों की दोबारा से वो बात कर रहा है। सो हम इन दो तरीकों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि डेड लॉक इज़ डिटेक्टेड बाय अ वेट फॉर ग्राफ। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि हमने एक डेड लॉक को हैंडल करने का एक तरीका पढ़ा था डेड लॉक डिटेक्शन का, जिसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि आया कि आपके सिस्टम के अंदर क्या डेड लॉक अक्कर हुआ है, अगर तो अक्कर हुआ तो फिर वो उसको रिजॉल्व करता है। तो दोस्तों डेड लॉक को डिटेक्ट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वेट फॉर ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ आपका आ सकता है कि बताओ डेड लॉक को डिटेक्ट करने के लिए हम किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेड लॉक इज़ डिटेक्टेड बाय वेट फॉर ग्राफ। अब दोस्तों ये वेट फॉर ग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट दो MCQs बन सकते हैं कि बताओ जो हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं अपनी डेड लॉक को डिटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर हमारी जो नोड्स होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं और एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोड्स रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शंस, कि आपके वेट फॉर ग्राफ के अंदर जब आप अपनी डेड लॉक को डिटेक्ट करते हो तो उसके अंदर जो आप नोड्स बनाते हो वो नोड्स आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोहेड रिप्रेजेंट डाटा ट्रांजैक्शन हैज़ लॉग्ड अ पार्टिकुलर डाटा आइटम। और जो आपके एरोहेड होते हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे होती हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस डाटा आइटम को लॉग करने जा रही है या लॉग उसने किया हुआ है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं और आपके वेट फॉर ग्राफ के अंदर जो एरो हेड्स होते हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ट्रांजैक्शन ने किस डाटा आइटम को जो है वो लॉक करके रखा हुआ है या लॉक किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे इस लेक्चर 45 के अंदर जो चीज़ें सिर्फ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवाने जा रहा हूँ। MCQs ये शॉर्ट क्वेश्चन या आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन, अबल पे इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ MCQs यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं लेक्चर 45 में से। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है जी टू फेज़ लॉकिंग। दोस्तों आपको याद होगा हमने टू फेज़ लॉकिंग का जो कंसेप्ट है ये लेक्चर नंबर 42 के अंदर पढ़ा था कि टू फेज़ लॉकिंग क्या होती है, कि इसको हम 2PL शॉर्ट फॉर्म में 2PL यानी टू फेज़ लॉकिंग 2PL भी कहते हैं। अब यहाँ पे टू फेज़ लॉकिंग मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसका कंसेप्ट दे चुका हूँ। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके दो MCQs हैं। पहला जी कि हम टू फेज़ लॉकिंग के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शन के अंदर, एक को हम कहते हैं ग्रोइंग फेज़ और दूसरे को हम कहते हैं श्रिंकिंग फेज़। अब आपको पेपर में पूछ सकते हैं एक MCQ तो ये भी आ सकता है कि बताओ टू फेज़ लॉकिंग में हम अपनी ट्रांजैक्शन को कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इसका जवाब है दो पोर्शन में। अब वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ उन दो पोर्शन का नाम क्या है। तो पहले पोर्शन का नाम है ग्रोइंग फेज़ और दूसरे पोर्शन का नाम है श्रिंकिंग फेज़। ये होगा दूसरा आंसर, दूसरा MCQ। तीसरा और चौथा MCQ तो आपसे पूछ सकते हैं वो कि बताओ जो ग्रोइंग फेज़ होता है उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कहता है ग्रोइंग फेज़ इन विच लॉक्स आर ओनली अक्वायर्ड। कहता है जनाब जो हमारा ग्रोइंग फेज़ होता है उसके अंदर हम अपने जो लॉक्स होते हैं उनको अक्वायर्ड करते हैं अगर हमें उनकी ज़रूरत हो तो। और उसके बाद दूसरा इसका चौथा MCQ बन सकता है कि श्रिंकिंग फेज़ में हम क्या करते हैं। तो श्रिंकिंग फेज़ इन विच लॉक्स आर ओनली रिलीज्ड, यानी ग्रोइंग फेज़ के अंदर दोस्तों हम लॉक लगाते हैं और जो श्रिंकिंग फेज़ होता है उसके अंदर हम लॉक आर ओनली रिलीज्ड, कि श्रिंकिंग फेज़ में हम लॉक को रिलीज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 4-5 MCQs बन गए हैं इसी लाइन के अंदर से। नेक्स्ट दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और मैं शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता देता हूँ। रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड लॉक एंड अचीव द बेस्ट लेवल ऑफ कंकरेंसी पॉसिबल, द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हेल्पफुल। मतलब वो कह रहा है ये आपको क्वेश्चन इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि बताओ डेड लॉक को
डेड लॉक को प्रोबेल कर रिड्यूस करने के लिए, चलिए शॉर्ट सिंपल सा आसान वर्डिंग बताता हूँ। डेड लॉक को रिड्यूस करने और बेस्ट लेवल कंकरेंसी हासिल करने के लिए हम किन किन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये आपके पास गाइडलाइंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी डेड लॉक को रिड्यूस कर सकते हो और अच्छी परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हो कंकरेंसी की। तो पहला पॉइंट क्या, व्हेन एक्सेसिंग मल्टीपल डेटाबेस, कहता है जब आप मल्टीपल डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हो, डिज़ाइन ऑल ट्रांजैक्शन सो डैट दे एक्सेस द फाइल इन द सेम ऑर्डर, कहता है उसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो हमारे तमाम के तमाम जो फाइल्स हैं उनको सेम ऑर्डर के अंदर क्या करें, एक्सेस करें। तो ये उसका पहला टिप है, पहली टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम अपनी डेड लॉक को रिड्यूस करते हैं या फिर कंकरेंसी को बेहतर करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, इफ़ पॉसिबल, कहता है अगर पॉसिबल हो तो एक्सेस योर मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड रिसोर्सेज लास्ट, कहता है जनाब अगर ये पॉसिबल हो तो आप इस तरह से किया करो कि जो आपके हॉटली कॉन्टेस्टेड है ना रिसोर्स, कॉन्टेस्टेड रिसोर्सेज हैं उनको आप सबसे लास्ट पे जो है वो क्या किया करो, एक्सेस किया करो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या, इफ़ पॉसिबल यूज़ नेस्टेड ट्रांजेक्शन टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन मोस्ट लाइकली टू डेड लॉक, कहता है अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप नेस्टेड ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। क्यों, क्योंकि वैसा तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी नेस्टेड ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपकी कम से कम डेड लॉक जो है वो अक्कर करती हैं। ठीक है, तो ये भी वो कह रहा है। तो ये 3 गाइडलाइन थी जो आपको हेल्पफुल करती हैं आपकी डेड लॉक को रिड्यूस करने और आपको बेहतर परफॉर्मेंस कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर देने के लिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका इस लेक्चर के अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है लेवल्स ऑफ लॉकिंग, कि आप किन किन चीज़ों पर लॉकिंग लगा सकते हो, मतलब लॉकिंग लगाने के कितने लेवल्स हैं। तो ये इसके 3 लेवल्स होते हैं दोस्तों, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसको आप हाईलाइट कर लें। पहला पॉइंट क्या, लॉक कैन बी अप्लाइड ऑन एट्रीब्यूट्स, कहता है हम लॉक जो है वो किसी टेबल के एट्रीब्यूट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड किसी टेबल के स्पेसिफिक रिकॉर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइल किसी डेटाबेस में मौजूद किसी पूरी फाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ फाइल्स और हम मल्टीपल फाइल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इवन एंटायर डेटाबेस, और हम चाहें तो पूरी की पूरी डेटाबेस के ऊपर भी हम लॉक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था लॉकिंग का पहला लेवल जिसमें हम लॉक जो है वो एट्रीब्यूट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक सिंगल फाइल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम पूरी की पूरी डेटाबेस के ऊपर भी लॉक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला लॉकिंग का लेवल था। दूसरा लेवल क्या, ग्रैनुलैरिटी ऑफ लॉक्स, कि हम अपने लॉक्स की ग्रैनुलैरिटी भी चेक करते रहते हैं। ठीक है, अब ये ग्रैनुलैरिटी क्या होती है इसको मैं नीचे जाके आपको बताऊंगा कि ग्रैनुलैरिटी किसको कहते हैं। ठीक है, कहता है हाँ जब भी आप लॉक करो, पहले उसने बताया कि किन किन चीज़ों पर आप लॉक लगा सकते हो। अब वो बता रहा है दूसरे पॉइंट में कि आप अपने लॉक्स की ग्रैनुलैरिटी भी चेक करते रहा करो साथ साथ। तीसरा पॉइंट है फाइनर द ग्रैनुलैरिटी मोर कंकरेंसी बट मोर ओवरहेड, कहता है जो हमारे पास फाइनर ग्रैनुलैरिटी होती है वो कहता है उसके अंदर हमारे पास कंकरेंसी जो होती है वो तो मोर होती है, बेहतर होती है, लेकिन जो हमारा ओवरहेड होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये इसमें एक नुकसान भी है। ठीक है, एक फ़ायदा और एक नुकसान है कि कंकरेंसी बेहतर हो जाती है लेकिन ओवरहेड क्या होता है वो भी बढ़ जाता है जब आप ग्रैनुलैरिटी का यूज़ नहीं करते या फाइनल ग्रैनुलैरिटी का इस्तेमाल करते हो, मतलब कम ग्रैनुलैरिटी का ख्याल रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप कर सकते हैं, व्हेन अ लॉक एट लोअर लेवल इज अप्लाइड, कहता है जब आप अपना लॉक जो है वो लोअर लेवल पर अप्लाई करते हो तो फिर क्या होता है, कंपैटिबिलिटी इज चेक्ड अपवर्ड, तो फिर कहता है हम अपनी जो कंपैटिबिलिटी है वो किस तरफ चेक करते हैं, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है वो चेक करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रैनुलैरिटी क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट आपका, तो व्हाट इज़ ग्रैनुलैरिटी, तो द ग्रैनुलैरिटी ऑफ लॉग्स इन अ डेटाबेस रेफर्स टू हाउ मच ऑफ द डाटा इज लॉग्ड एट वन टाइम, यानी कहता है ग्रैनुलैरिटी डेटाबेस के अंदर, ये लॉकिंग के अंदर ये होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने कितने डाटा के ऊपर एक टाइम के अंदर लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ये चेक करते हो कि आप एक ही सेम टाइम के अंदर कितने डाटा पर, ज़्यादा डाटा पर, थोड़े डाटा पर, मीडियम डाटा पर, यानी कितने डाटा पर जो है वो आप अपने लॉक को अप्लाई कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। तो कहता है इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ग्रैनुलैरिटी। आप समझ बात की। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू जिस तरह उसने कहा था ना लॉक एट लोअर लेवल के, अगर लॉक जो है वो लोअर लेवल पर अप्लाई किया जाए तो फिर हम जो है वो अपना चेक जो है वो अपवर्ड उसकी कंपैटिबिलिटी होती है। और अब अगला पॉइंट कह रहा है लॉकिंग एट हायर लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड मैनेज लॉक्स इज रिड्यूस्ड। फिर कहता है जनाब जब अगर हमारा जो लॉक हैं अगर वो हायर लेवल पर अप्लाई किए जाएँ तो कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, कहता है जिसके अंदर जो हमारे लॉकिंग लगाने की जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, कम हो जाता है। कब, जब आपका लॉकिंग अप्लाई की जाए
हायर लेवल के ऊपर, तो फिर आपके लॉक लगाने का जो काम है वो थोड़ा हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है डेड लॉक रेजोल्यूशन, कि जब अगर आपने अपनी डेड लॉक ख़त्म करनी हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है। तो उसने डिफरेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपने अपनी डेड लॉक रिजॉल्व करनी हो, ख़त्म करनी हो या कम करनी हो, तो उसके पहला तरीका है चूज़ अ विक्टिम। विक्टिम मीन कि ये देखना कि डेड लॉक आई किसके ऊपर है, किस ट्रांजेक्शन के ऊपर डेड लॉक आई है, ठीक है, या किन ट्रांजेक्शन। विक्टिम कहते हैं वो पर्सन जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है विक्टिम ढूंढो सबसे पहले किसके ऊपर आपकी डेडलॉक आई है। दूसरा रोल बैक विक्टिम ट्रांजेक्शन एंड रीस्टार्ट इट, कहता है दूसरा स्टेप ये है कि आपका जो वो विक्टिम है उसको रोल बैक करो, यानी उसकी ट्रांजेक्शन को, यहाँ तो रोल बैक मतलब वापस कर दो, वापस भेज दो, जो आपने चेंजेस की हैं उनको रीडू कर दो, या फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दो। तीसरा पॉइंट कहता है रोल बैक टर्मिनेट्स द ट्रांजेक्शंस, कहता है और जो हमारा रोल बैक होता है वो हमारी ट्रांजेक्शन को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, अनडूइंग ऑल इट्स अपडेटेड एंड रिलीजिंग ऑल ऑफ इट्स लॉग्स। और कहता है हमने जितने भी लॉग्स लगाए होते हैं उनको सबको क्या कहते हैं, अनडूइंग एंड ऑल इट्स अपडेट्स, अपने तमाम लॉग्स को हम रिलीज़ कर देते हैं, अनडूइंग कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अ मैसेज इज़ पास टू द विक्टिम एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम द ट्रांजेक्शन मे और मे नॉट बी स्टार्टेड अगेन ऑटोमेटिकली। कहता फिर हम अपने विक्टिम को जो है मैसेज भी पास कर देते हैं कि जनाब हमने जितने भी लॉग्स थे हम अपने विक्टिम को ये बता देते हैं कि जनाब हमने रोल बैक कर दिया है, हमने जितने भी लॉग्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं, और उसके बाद दोस्तों कहता है हमारा जो सिस्टम है उसकी ट्रांजेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो भी सकती हैं और ऑटोमेटिकली नहीं भी हो सकती। तो ये उसके डिफरेंट पॉइंट्स है अपनी डेडलॉक को रिजॉल्व करने के, ठीक है। आगे आता है दोस्तों टाइम स्टैंपिंग। ये टाइम स्टैंपिंग क्या होती है दोस्तों, ये कंकरेंसी कंट्रोल को बेहतर करने के लिए हम एक तरीके का हमारे पास होता है एक कंसेप्ट होता है टाइम स्टैंपिंग का। ये टाइम स्टैंपिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ टाइम स्टैंपिंग क्या होती है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 3 ट्रांजेक्शन है, T1, T2 और T3। अब दोस्तों टाइम स्टैंपिंग यहाँ पे क्या होगी, आपने कहा जो T1 है ना वो 2 सेकंड काम करेगी, ठीक है। ठीक 2 सेकंड के बाद जो T2 है उसे भी 2 सेकंड दिए गए, फिर ऐसे ही आपने कहा जो T3 है उसको भी 2 सेकंड दिए गए। दिस इज द टाइम स्टैंपिंग। मीन आप क्या कर रहे हो, आपने हर ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दिया। अब क्या बोला कि अब जनाब आपको ये टेंशन नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन ख़त्म होगी तो फिर अगली ट्रांजेक्शन शुरू होगी, मतलब ये ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 3 जो है ये डिपेंड कर रही है T1 के ऊपर, मतलब वेट कर रही है कि जब वो ख़त्म हो तो फिर हम शुरू हो, नहीं, बल्कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे टाइम स्टैंपिंग, हम टाइम स्लाइसिंग कर दी है कि हमने हर ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया। अब क्या बोला, चाहे ट्रांजेक्शन ने काम कंप्लीट किया या नहीं किया, हमने 2 सेकंड के बाद ट्रांजेक्शन 2 से टाइम लेकर किसको दे देना है, ट्रांजेक्शन 2 को दे देना। उसके बाद जब 2 सेकंड कंप्लीट होने हैं फिर हमने साथ ही किसको टाइम दे देना, T3 को। तो इस तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं कि हर उतने टाइम के बाद फ़ौरन से अगली ट्रांजेक्शन की बारी आ जाती है, फिर अगली की फिर अगेन जो जब अगर ट्रांजेक्शन T1 का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अगेन दोबारा से बारी T1 की आ जाएगी, फिर 2 सेकंड बाद T2 की बारी, फिर T3 की। तो इस तरह दोस्तों ये एक सर्कल ऐसे चलते ही रहेगा तब तक जब तक हर ट्रांजेक्शन अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगी, तब तक वो इस तरह टाइम स्लाइसिंग या टाइम स्टैंपिंग के अंदर लगी रहेगी। जैसे आपको पता है आपके नेटवर्किंग के अंदर भी यही होता है कि हमने टाइम स्लाइसिंग की होती है कि मान लो आपके पास 3 यूज़र है ना, यूज़र 1 है, फिर यूज़र 2 है, फिर यूज़र 3 है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 सेकंड जो है वो यूज़र 2 को दिए, यूज़र 1 को दिए, फिर 2 सेकंड यूज़र 2 को दिए, फिर 2 सेकंड यूज़र 3 को दिए, फिर अगेन शुरू से स्टार्ट कर दिया, फिर यूज़र 1 को 2 सेकंड, फिर यूज़र 2 को 2 सेकंड, फिर यूज़र 3 को। ऐसे ये सिस्टम जो है आपकी नेटवर्किंग में चलता रहता है, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों टाइम स्टैंपिंग, समझ आएगी बात की। नेक्स्ट दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम स्टैंपिंग। कहता है जब हम टाइम स्टैंपिंग यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दो प्रॉब्लम है, व्हेन अ ट्रांजेक्शन वांट्स टू रीड एन आइटम दैट हैज़ बीन अपडेटेड बाय अ यंगर ट्रांजेक्शन, और दूसरा अ ट्रांजेक्शन वांट्स टू रिटन एन आइटम दैट हैज़ बीन रीड और रिटन बाय अ यंगर ट्रांजेक्शन। क्या मतलब है इन दोनों का, कहता है जनाब 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन हमारे डाटा को क्या करना चाहती है, रीड करना चाहती है, और उससे पहले किसी यंगर ट्रांजेक्शन ने ऑलरेडी उस डाटा को रीड कर लिया हुआ है, तो कहता है ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप एक ऐसे डाटा को रीड करने जा रहे हो जो ऑलरेडी कोई और ट्रांजेक्शन रीड कर चुकी है आपसे पहले, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है जनाब कि आपने एक ट्रांजेक्शन है T2, वो एक डाटा को राइट करना चाहती है, एक डाटा को क्या करना चाहती है, राइट करना चाहती है, और उससे पहले ऑलरेडी T1 उस डाटा को राइट कर चुकी है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यानी रीडिंग और राइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ट्रांजेक्शन जो रीड करना चाहती है ऑब्जेक्ट को या राइट करना चाहती है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, तो उससे पहले उसकी जो यंगर ट्रांजेक्शन है वो ऑलरेडी उसको राइट या रीड कर चुकी है। तो ये आपके पास 2 प्रॉब्लम आ सकती हैं, रीड और राइट की।
उसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट जो आपके पास पॉइंट है लास्ट पे, वो है टाइम स्टैम्पिंग रूल्स। क्या होता है टाइम स्टैम्पिंग करने के रूल्स क्या होते हैं? तो दो रूल्स होते हैं। पहला होता है इफ़ टी अटेम्प्ट टू रीड अ डाटा आइटम विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन टू बाय अ यंगर ट्रांजेक्शन देन अबाउट टी। मतलब वो कह रहा है जनाब, ये देखें वो जो दो प्रॉब्लम्स ने बताइए ना, कि अगर एक ट्रांजेक्शन आपके डाटा को रीड करना चाहती है और उससे पहले उसकी जो यंगर ट्रांजेक्शन है ऑलरेडी और उस डाटा को रीड कर चुकी है, तो ये पहली प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी डाटा को राइट करना चाहती है और उससे पहले उसकी जो यंगर ट्रांजेक्शन है ऑलरेडी उस डाटा को राइट कर चुकी है, तो ये राइटिंग प्रॉब्लम है टाइम स्टैम्पिंग के अंदर। अब कहता है उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन दोस्तों दो है। पहला क्या है रीडिंग का, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी डाटा आइटम को रीड करने लगी है और उससे पहले ऑलरेडी किसी यंगर ट्रांजैक्शन ने उस डाटा को रीड ऑलरेडी किया हुआ है, तो कहता है हम जो है इस करंट ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। हम उसे कह देंगे भाई इस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी तुम्हारी पहले वाली ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रीड कर चुकी है। ठीक है, तो ये इसका पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या है? इफ़ टी अटेम्प्ट्स, यानी राइट का हो गया, पहला रीडिंग सोल्यूशन, दूसरा राइटिंग सोल्यूशन। if t attempts to write a data item which has been seen or written by a younger transaction than about t। मतलब कहता है अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी ऑब्जेक्ट की डाटा को राइट करना चाहती है और उससे पहले ऑलरेडी उसकी जो पहले वाली यंगर ट्रांजैक्शन है, अगर उसने ऑलरेडी डाटा को राइट की, उस सेम ऑब्जेक्ट के डाटा को राइट किया हुआ है ऑलरेडी, तो कहता है हम इस ट्रांजैक्शन को जो है वो क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे और उसे बता देंगे कि जनाब तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट जिसको तुम राइट करने जा रहे हो, इसको ऑलरेडी तुमसे पहले किसी फलां ट्रांजेक्शन जो है वो राइट ऑलरेडी किया हुआ है। तो कहता है इस तरह हमारी जो टाइम स्टैम्पिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक ये लेक्चर था। इसमें जो सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स थे वो मैंने आपको हाईलाइट करवाया और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो बताए हैं, बस बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।